आज की चर्चा का स्वागत है। जरा सोचिए, आपके पड़ोस में एक पुराना खाली प्लॉट है। सालों से, मतलब सालों से वीरान पड़ा है, कोई नहीं आता। एक दिन एक परिवार वहां आकर रहने लगता है, थोड़ी बहुत सब्जियां उगाने लगता है, फिर एक छोटा सा कमरा बना लेता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल बीत जाते हैं। हाँ, और उस परिवार की एक पीढ़ी वहीं बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि क्या वो जमीन उनकी हो गई? और यही वो सवाल है जो हमें भारतीय संपत्ति कानून के सबसे हैरान करने वाले और पेचीदा पहलुओं में से एक तक ले जाता है। प्रतिकूल कब्जा, यानी एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन। हाँ, ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि समय, लापरवाही और नियत की कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो परिसीमा अधिनियम 1963 और सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसलों का निचोड़ है। आज हमारा मिशन इसी गुत्थी को सुलझाना है कि कैसे कोई व्यक्ति किसी और की संपत्ति पर लंबे समय तक रहकर उसका कानूनी मालिक बन सकता है। ये सुनने में ही अजीब लगता है ना? जैसे किसी और की चीज आपकी हो जाए। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। एक पुरानी कानूनी कहावत है कि कानून जागृत लोगों की मदद करता है, सोए हुए लोगों की नहीं। क्या इस पूरे कानून का सार यही है? हाँ, ये कहावत इस कानून की पूरी कहानी कह देती है। इसका मूल दर्शन ये नहीं है कि किसी कब्जा करने वाले को इनाम दिया जाए। नहीं। अच्छा। इसका असली मकसद उन संपत्ति मालिकों को जवाबदेह ठहराना है जो अपनी संपत्ति के प्रति इतने लापरवाह हैं कि उन्हें सालों तक पता ही नहीं चलता कि उस पर हो क्या रहा है। तो ये एक तरह से सोए हुए लोगों को जगाने के लिए है। बिल्कुल। अगर कोई मालिक अपनी जमीन की दशकों तक सुध नहीं लेता और कोई और व्यक्ति उस पर शांति से रह रहा है, उसे आबाद कर रहा है, तो एक समय के बाद कानून कहता है कि अब बस। ये अंतहीन मुकदमेबाजी को रोकने और जमीन के असल इस्तेमाल को कानूनी मान्यता देने के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। और इस पूरी बहस का केंद्र है परिसीमा अधिनियम 1963 का अनुच्छेद 65। तो ये एक तरह से संपत्ति के मालिक के लिए एक कानूनी टाइमर जैसा है। एक कानूनी टाइमर, बिल्कुल। कि अगर वो उस तय समय के अंदर नहीं जागे तो खेल खत्म, वो अपना दावा खो सकते हैं। हाँ, वो अपना दावा खो सकते हैं। तो ये समय सीमा है क्या? क्या ये हर तरह की जमीन के लिए एक जैसी होती है? यही मेरा अगला सवाल था। नहीं, और यहीं पर कानून एक बहुत साफ लकीर खींचता है। अगर संपत्ति किसी आम नागरिक की है, यानी निजी संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये समय सीमा 12 साल है। अगर कोई व्यक्ति किसी की निजी जमीन पर 12 साल तक बिना किसी रोक टोक, बिना किसी कानूनी चुनौती के काबिज रहता है, तो 12 साल बाद मूल मालिक के लिए उसे हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, निजी जमीन के लिए 12 साल। लेकिन सरकारी जमीन का क्या? जैसे कोई पार्क, सड़क के किनारे की खाली जगह या कोई और सरकारी प्लॉट, क्या वहां भी यही नियम है? नहीं, सरकारी जमीन के मामले में कानून बहुत ज्यादा सख्त है। वहां ये समय सीमा बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है। 30 साल? हाँ, 30 साल। सरकार को बहुत बड़ी छूट दी गई है। किसी को ये साबित करना होगा कि वो 30 साल से ज्यादा समय से सरकारी जमीन पर लगातार शांति से और सरकार के हक को नकारते हुए काबिज है। 30 साल, ये तो बहुत लंबा समय है, मतलब लगभग एक पूरी पीढ़ी। लेकिन ऐसा क्यों है? सरकार को इतनी ज्यादा रियायत क्यों? इसका एक सीधा सा लॉजिक है। अदालतें मानती हैं कि सरकार एक बहुत बड़ी इकाई है। उसके पास लाखों एकड़ जमीन है, दूर दराज के इलाकों में भी। एक व्यक्ति के लिए अपनी छोटी सी जमीन पर नजर रखना आसान है, लेकिन सरकार के लिए अपनी हर संपत्ति पर हर समय नजर रखना वो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। सही बात है। इसलिए कानून सरकार को कार्रवाई करने के लिए ज्यादा समय देता है। ये तो समझ आता है। लेकिन मान लीजिए हमारे पड़ोस वाले उस परिवार ने सरकारी जमीन पर 30 साल पूरे कर लिए, तो क्या 30 साल और एक दिन होते ही वो जमीन अपने आप उनकी हो गई? यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। ये अधिकार अपने आप नहीं मिलता। अच्छा। 30 साल पूरे होने का मतलब ये नहीं है कि आप मालिक बन गए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब आपके पास अदालत जाने और मालिकाना हक का दावा करने का एक आधार तैयार हो गया है। तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा? बिल्कुल। अगर आपने कोर्ट जाकर कोई आदेश नहीं लिया है और सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाती है, तो वो आपको हटा सकती है। ये 30 साल का कब्जा अदालत में एक ढाल की तरह काम करता है, लेकिन इसे तलवार बनाने के लिए आपको अदालत की मोहर लगवानी ही पड़ेगी। तो ये जो समय सीमाएं हैं, 12 साल या 30 साल, ये मालिक के लिए एक ग्रेस पीरियड की तरह हैं। बिल्कुल सही शब्द है, ग्रेस पीरियड।
कानून उम्मीद करता है कि इतने लंबे समय में तो कोई भी जागरूक मालिक जाग ही जाएगा। अच्छा, तो मतलब सिर्फ मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ कहने से काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जासूसी केस की तरह हो गया, जहां आपको रसीदें, बिल, गवाह सब कुछ इकट्ठा करना होगा ये साबित करने के लिए कि आप वहां थे। मुझे तो लगता था कि ये ज्यादा आसान होता होगा। आसान तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ सारी जिम्मेदारी दावा करने वाले पर होती है और ये साबित करना पहाड़ चढ़ने जैसा है। पहाड़ चढ़ने जैसा? हाँ, अदालतें कब्जाधारी से बहुत मजबूत सबूत मांगती हैं। उसे ये साबित करना होता है कि उसका कब्जा सिर्फ लंबा नहीं, बल्कि निरंतर, शांतिपूर्ण और सबसे जरूरी मूल मालिक की जानकारी में था। या फिर कब्जा इतना खुल्लम खुल्ला था कि कोई भी सामान्य बुद्धि वाला मालिक अगर थोड़ी भी परवाह करता तो उसे पता चल ही जाता। तो किस तरह के सबूत यहाँ काम आते हैं? क्या कोई बिजली का बिल दिखाना काफी है? एक अकेला सबूत काफी नहीं होता। आपको सबूतों की एक पूरी चेन बनानी पड़ती है। एक चेन? हाँ, कुछ मुख्य सबूत इस तरह के होते हैं। पहला, आवासीय प्रमाण, जैसे उस पते का वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या सालों पुराने बिजली और पानी के बिल। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि आप वहां आधिकारिक तौर पर रह रहे थे। ठीक है। दूसरा, भौतिक निर्माण। अगर आपने उस जमीन पर कोई पक्का घर बना लिया है, चारदीवारी खड़ी कर दी है, तो ये आपकी मालिकाना नीयत का सबसे बड़ा सबूत है। सही बात है। आप किसी और की जमीन पर लाखों रुपए खर्च करके घर यूं ही नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। और तीसरा, जमीन का इस्तेमाल। अगर वो खेती की जमीन है तो क्या आप सालों से उस पर फसल उगा रहे हैं? क्या आपके पास फसल बेचने की रसीदें हैं? ये सब आपके निरंतर कब्जे को साबित करता है। मतलब दस्तावेज और जमीन पर दिखने वाला काम दोनों की अहमियत है। हमारे स्रोतों में एक वकील की भूमिका पर भी बहुत जोर दिया गया है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ सबूत होना ही काफी नहीं है? क्योंकि कानून तथ्यों की भाषा नहीं, तर्कों की भाषा समझता है। ये बहुत दिलचस्प है। आपके पास सबूतों का ढेर हो सकता है, लेकिन अगर उन्हें एक मजबूत कानूनी कहानी में पिरोया नहीं गया तो वो बेकार है। यहीं एक कुशल वकील की भूमिका आती है। वो कहानी बनाता है? हाँ, वो इन बिखरे हुए सबूतों को, गवाहों के बयानों को एक ऐसी कानूनी दलील में बदलता है जिसे जज समझ सकें। मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां किसी ने 25 साल तक बिजली का बिल अपने नाम पर भरा, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाए कि उनकी नीयत मालिक बनने की थी। तो अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कहा कि आप एक जिम्मेदार कब्जाधारी थे, लेकिन मालिक नहीं। ये बहुत बारीक रेखा है। वाह। अब अदालतों की बात करते हैं। कानून की किताबों में जो लिखा है उसे जज असल में कैसे लागू करते हैं? क्या कोई ऐसा बड़ा केस है जिसने इस कानून को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया हो? हाँ, कई हैं। एक बहुत अहम मामला है पूनाराम बनाम मोतीराम का। इस मामले को ही लीजिए। वहां मामला सिर्फ कब्जे का नहीं था, बल्कि दस्तावेजों का भी था। मोतीराम के पास अपनी जमीन की वैध रजिस्ट्री थी, यानी पक्के कागज। पक्के कागज। दूसरी तरफ पूनाराम का उस पर कब्जा था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि जब एक तरफ कागज पर मजबूत हक हो तो दूसरी तरफ सिर्फ लंबे समय तक रहना काफी नहीं है। आपका कब्जा इतना मजबूत, खुला और हॉस्टाइल होना चाहिए कि आप असली मालिक के हक को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हो। हॉस्टाइल मतलब आप मालिक के अधिकार को नकार रहे हो। यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि ये कानून कब्जा करने वालों के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है और असली मालिक के अधिकारों की रक्षा पहली प्राथमिकता है। ये तो मालिक के पक्ष की बात हुई, लेकिन क्या कोई ऐसा बड़ा फैसला है जिसने कब्जाधारी के अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया हो? बिल्कुल, और वो है 2019 का रविंदर कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर का मामला। ये इस विषय पर अब तक का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी फैसला माना जाता है। क्रांतिकारी? हाँ, क्योंकि इस फैसले से पहले प्रतिकूल कब्जे को ज्यादातर एक ढाल यानी शील्ड की तरह देखा जाता था। मतलब बचाव के लिए? सही। मतलब अगर असली मालिक आपको 12 साल बाद हटाने आए तो आप अदालत में इस कानून का इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकते थे। और इस फैसले ने क्या बदला? इस फैसले ने इस ढाल को तलवार यानी स्वॉर्ड भी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 साल पूरे करने वाला व्यक्ति सिर्फ अपना बचाव ही नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद अदालत जाकर मालिकाना हक की मांग भी कर सकता है। अच्छा, तो अब वो हमला भी कर सकता है? एक तरह से हाँ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब कब्जाधारी सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं, बल्कि आक्रामक होकर अपना हक भी मांग सकता है। इसी केस में अदालत ने वो 3 जरूरी शर्तें भी तय की
जो आज हर ऐसे मामले में देखी जाती हैं। हाँ, वो 3 शर्तें, एनिमस पोसिडेंडी, खुला कब्जा और मालिक का ज्ञान। ये जो पहला शब्द है एनिमस पोसिडेंडी, ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है नियत। नियत। हाँ, ये पूरे मामले का दिल है। अदालत ये देखती है कि कब्जा करने वाले की नियत क्या थी। क्या वो उस जमीन पर एक किराएदार, एक चौकीदार या एक रिश्तेदार की तरह रह रहा था, या फिर वो दुनिया को ये जता रहा था कि ये जमीन मेरी है। ये नियत का खेल है। बिल्कुल, जैसे कोई अपने घर की देखभाल करता है, उसमें अपनी मर्जी से बदलाव करता है, टैक्स भरता है, ये सोचकर कि ये मेरा है। आपको ये साबित करना होगा कि आपकी नियत सिर्फ रहने की नहीं, बल्कि मालिक बनने की थी। ये बहुत गहरी बात है। और भी कुछ मामले हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है, जैसे साह मालिकों का मामला। अगर 2 भाइयों की साझा संपत्ति हो और एक भाई वहां दशकों से रह रहा हो, तो क्या वो दूसरे भाई के हिस्से पर दावा कर सकता है? ये एक बहुत आम स्थिति है और यहाँ कानून बहुत सख्त है। मुद्दन्ना बनाम पंथनगेरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह मालिकों के बीच प्रतिकूल कब्जा साबित करना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन? लगभग। सिर्फ एक भाई का उस घर में रहना काफी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि वो दूसरे भाई की तरफ से भी उस संपत्ति की देखरेख कर रहा है। दावा करने के लिए उसे ये साबित करना होगा कि उसने दूसरे भाई को उसके अधिकारों से पूरी तरह बेदखल कर दिया था। बेदखल मतलब आउस्टर? हाँ, आउस्टर। जैसे ताला बदल दिया हो, उसे घर में घुसने से मना कर दिया हो, और ये बात दूसरे भाई को पता भी हो। एक और आम धारणा है कि अगर किसी का नाम सरकारी रिकॉर्ड जैसे खसरा या खतौनी में दर्ज हो गया तो वो मालिक बन गया। क्या ये सच है? ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। टी अंजनप्पा बनाम सोमलिंगप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राजस्व रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मालिकाना हक का सबूत नहीं है। नहीं, ये रिकॉर्ड सिर्फ ये बताते हैं कि जमीन पर कब्जा किसका है, ताकि सरकार उससे लगान वसूल सके। असली मालिकाना हक तो रजिस्ट्री या बिक्री पत्र यानी सेल डीड से ही साबित होता है। तो सिर्फ खसरे में नाम होना प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए काफी नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से 4 सबसे जरूरी निष्कर्ष है। पहला, समय सीमा ही सब कुछ है। निजी जमीन के लिए 12 साल और सरकारी के लिए 30 साल। ये पहली और सबसे बड़ी बाधा है जिसे पार करना ही होगा। ठीक है। और ये जो समय सीमा है, ये सीधे सीधे दूसरे सबसे जरूरी पहलू से जुड़ी है, जो है मालिक की अपनी लापरवाही। बिल्कुल। ये कानून दरअसल कब्जा करने वाले को इनाम नहीं दे रहा, वो सोए हुए मालिक को सजा दे रहा है। अगर मालिक जागरूक है, समय समय पर अपनी संपत्ति की सुध लेता है और कब्जे की कोशिश पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करता है, तो ये कानून कभी लागू ही नहीं हो सकता। तीसरा, जैसा हमने बात की, सबूत का पहाड़। सारी जिम्मेदारी दावा करने वाले पर है। उसे अपनी नियत, अपने कब्जे की निरंतरता और खुलेपन को बिना किसी शक के साबित करना होता है। और आखिरी और चौथा निष्कर्ष शायद अदालतों के नजरिए से जुड़ा है। हाँ, चौथा निष्कर्ष है न्यायिक विवेक। अदालतें इस कानून को बहुत सावधानी से लागू करती हैं। पूनाराम जैसे फैसले दिखाते हैं कि अदालतें हमेशा कागजी मालिक के अधिकारों को ज्यादा तवज्जो देती हैं। ये कानून किसी की संपत्ति हड़पने का आसान जरिया नहीं है, बल्कि उन दुर्लभ मामलों के लिए है जहां कानूनी हक और जमीनी हकीकत में दशकों का फासला आ गया हो। ये कानून के दुरुपयोग को रोकने का एक तंत्र है। ये वाकई कानून और व्यावहारिकता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ रजिस्ट्री जैसे कानूनी दस्तावेज हैं और दूसरी तरफ जमीन का असल, आंखों देखा और सालों साल चला आ रहा इस्तेमाल। सही कहा। ये कानून इन दोनों के बीच कहीं एक रेखा खींचने की कोशिश करता है। हाँ, और ये कानून हमें संपत्ति के अधिकारों के बारे में सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं, बल्कि नैतिक तौर पर भी सोचने पर मजबूर करता है। अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है और ये कानून उसी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है और मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। अगर कोई परिवार, जैसे हमने शुरू में बात की थी, किसी जमीन पर दशकों तक रहता है, उसकी देखभाल करता है, उस पर घर बनाता है और उसे ही अपना सब कुछ मानता है, जबकि कानूनी मालिक पूरी तरह से गायब है, दशकों से उसने पलटकर भी नहीं देखा, तो न्याय असल में किसके पक्ष में होना चाहिए? क्या कानून को उस कागज के टुकड़े को ज्यादा महत्व देना चाहिए जिसे रजिस्ट्री कहते हैं, या फिर उस परिवार के जीवन भर के निवेश, मेहनत और उस जमीन से जुड़े भावनात्मक रिश्ते को? ये सवाल इस पूरे सिद्धांत के नैतिक और दार्शनिक दिल में बसता है।